लिख लेना। अब देखो पोटेंशियोमीटर बनाते कैसे हैं वो पहले देखते हैं। पोटेंशियोमीटर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले एक बैटरी। यहाँ पे हमने एक बैटरी ले ली है जिसका ईएमएफ है 80। बाद में इसका हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल सेटअप कैसे किया जाता है, अभी वर्किंग प्रिंसिपल बस देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने ले लिया है क्या, एक बैटरी जिसका वोल्टेज है क्या ई। ये जो यहाँ से यहाँ तक की ग्रीन वाला आपको वायर दिख रहा है उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं। अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो रेजिस्टेंस ड्रॉप नहीं होगा। सब बच्चों को पता है कि अगर ये एक बैटरी लगी हुई है तो इसका जो ईएमएफ है मान लो ई, अगर आप यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाओगे तो वो कितना शो करेगा, वो ई शो करेगा। और मान लो इसके अंदर में कुछ एक रेजिस्टेंस है, दिखाते हैं बाहर होता ही अंदर है। अब अगर आप यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेक करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है V, और ये V क्या होता है E माइनस आई आर। यानी कि क्या है, इससे निकला तो था ईएमएफ, इससे जो करंट निकलेगा I वो इस रेजिस्टेंस R से क्रॉस हुआ। और जब भी कोई करंट रेजिस्टेंस से पार होता है, क्रॉस होता है, तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। और वोल्टेज ड्रॉप हमेशा क्या होता है I इंटू आर। अब देखो कोई बच्चा क्या करेगा, मान लो इस डायरेक्शन में ये करंट निकला है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में उसने केवीएल लगा दिया। अगर केवीएल लगा दिया उसने तो देखिएगा कि इधर गया तो ये हो गया क्या माइनस ऑफ ई। उसके बाद ये तो करंट जो है इसी की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस आई आर। ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको यहाँ से, अब किसी ने इसको निगेटिव माना है, किसी किसी बुक में क्या बोलते हैं कि ये पॉजिटिव है, तो वो प्लस माइनस सब हम अपने हिसाब से देख लेंगे। बुक्स में क्या करता है कि जब भी आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो आपको लिखना चाहिए प्लस ई। उसके बाद जब ये रेजिस्टेंस में से करंट पास होगा तो वोल्टेज हमेशा ड्रॉप होने वाला है। तो देखो इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और उसी डायरेक्शन में करंट गया है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए, तो हम लिखते हैं माइनस आई आर। यही आता है वोल्टेज। तो यहाँ पे तो देखो कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होने वाला। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर इसका ईएमएफ है ई, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल होता है 0 और यहाँ पे होता है ई। ई जो होता है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है ना कि इसमें 5 वोल्ट है तो समझ जाना यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 5 है। 5 माइनस 0 5 वोल्ट आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। तो इसमें देखो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना लिखा हुआ है। अगर यहाँ 0 है और यहाँ ई, देखो यहाँ से यहाँ तक की तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, यानी यहाँ पे भी कितना होगा 0। वोल्टेज कभी ड्रॉप नहीं हो सकता, इंक्रीज नहीं हो सकता अगर बीच में बैटरी या रेजिस्टेंस ना आए। अगर यहाँ पे ई है तो यहाँ पे भी कितना होगा ई होगा। मैंने एज्यूम कर लिया कि मैंने एक ना 40 वोल्ट की बैटरी लगाई थी। अगर मैंने ऐसा एज्यूम किया 40 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे आ जाएगा 40। तो देखो यहाँ पे कितना वोल्टेज शो करेगा ये 40, और यहाँ पे कितना वोल्टेज शो करेगा 0। देखो पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी 40 का है। अब देखो यहाँ पे है 0 और वहां पे है 40, बीच में मैंने ये नीले कलर का एक वायर लगाया है जिसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा। हम जानबूझ के ऐसे मटेरियल का लगाते हैं जिसमें ना जम के रेजिस्टेंस है, तो इसके लिए हम कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन अलॉय का यूज करते हैं। तो इसमें ना जम के रेजिस्टेंस है, और मैंने जानबूझ के यहाँ पे इस वायर की जो डिस्टेंस ली है ना वो 10 मीटर की। यहाँ से यहाँ तक के देखो इसकी जो लेंथ है 10 मीटर, नीचे दिख रहा होगा आपको 0 से लेके पूरा 10 तक के, ये मीटर। तो यहाँ पे देखो 0 से लेके 40 पे पहुंच गया वोल्ट मीटर या वोल्टेज, जब हम 0 से लेके 10 मीटर पे पहुंच गए। या देखो अगर आप यहाँ से आ रहे हो, यहाँ पे था वोल्टेज 40 और 10 मीटर क्रॉस करने के बाद ये हो गया 0। तो इसका क्या मतलब हम समझे, अगर 40 वोल्ट 10 मीटर में खत्म हो गया, यानी कि 4 वोल्ट पर मीटर वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के चेक करोगे ना तो आपको यहाँ पे अगर 40 दिखा है तो यहाँ पे कितना दिखेगा वोल्टेज, देखो टोटल 10 मीटर है, इसमें 40 वोल्ट ड्रॉप हो गया, यानी कि हर मीटर में कितना हुआ है 4 वोल्ट। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ पे अगर आप आए, यहाँ 40 का तो यहाँ कितना हो गया 36। बस 4 का टेबल हमको याद होना चाहिए। 32 यहाँ कितना हो जाएगा 28, 24, 20, 16, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे 0। अब वोल्टेज मेजर करते हुए ना देखना ऐसे ड्रॉप होगा। अब ये वोल्टेज कैसा ड्रॉप हो गया,
बस इसी प्रिंसिपल का हमको यहाँ पे फायदा उठाना है। अब देखो यहाँ पे बैठा हर बच्चा जानता है कि अगर उसने दो सेल ले लिए, अगर एक सेल ऐसे लगा हुआ है और दूसरा सेल ऐसे लगा हुआ है, अगर ये 10 वोल्ट का है और ये 4 वोल्ट का है, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है। यहाँ पे देखो इससे भी करंट बाहर निकलेगा और इससे भी बाहर निकलेगा, लेकिन ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेल है, तो इस पूरे सर्किट में तो एक ही करंट फ्लो हो सकता है किसी एक डायरेक्शन में। तो यहाँ पे किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा? इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर ये भी 10 वोल्ट का हो गया तो कहाँ होगा? कोई करंट ही फ्लो नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे देखो, अब मैंने इसी प्रिंसिपल का यहाँ पे यूज किया। एक मैंने सेल लेके आया, अब यहाँ पे एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल इसका जो वोल्टेज है ना वो है 26 वोल्ट फॉर एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर लगाया इसके पास, कि जब भी करंट फ्लो होगा ना तो इसमें कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी। इसके एक एंड को, सॉरी इधर गलत बना दिया, हमेशा निगेटिव से निगेटिव जोड़ना है, पॉजिटिव से पॉजिटिव। क्यों जोड़ना है ये थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो इस निगेटिव टर्मिनल को मैंने यहाँ से इससे ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पे 0 वोल्ट और इसमें भी क्या होता है 0 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे तो 0 है, लेकिन यहाँ पे कितना है 26, तो 26 वोल्ट है। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे इसको टच करा दिया धोखे से, तो देखो यहाँ पे वोल्टेज कितना है 16 माइनस 0, 16 वोल्ट है, और यहाँ पे कितना है 26 वोल्ट। तो करंट कैसे फ्लो होगा? इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, क्योंकि ऊपर कम वोल्टेज है और नीचे ज्यादा वोल्टेज है। ये देख लो ऐसा, ये 16 वोल्ट और नीचे ये जो है 26 वोल्ट। भाई ये वाला स्ट्रॉन्ग सेल है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। पर बच्चा जो है उसने इस जॉकी को उठाया और इसको उठा के थोड़ा सा आगे रख दिया। अब जैसे इसने उठा के यहाँ पे आगे रखा, यहाँ पे रख दिया मान लो, अब क्या होगा? अभी भी सेम चीज होगी, लेकिन गैल्वेनोमीटर जो बहुत ज्यादा करंट इधर दिखा रहा था ना, अब कम दिखाएगा, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस देखो अब हो गया है कितना 20, ये 20 है और ये है 26, तो अब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा ना। तो गैल्वेनोमीटर की बहुत ज्यादा रीडिंग दिखा रहा था, अब वो कम दिखाएगा। अब बच्चे ने उठा के फिर से इसको रख दिया, लेकिन अब उसने कहाँ रख दिया? उसने उठा के रख दिया 32 में। अब देखो उल्टा हो जाएगा, ऊपर 32 और नीचे 26। अब करंट का डायरेक्शन पता है इस डायरेक्शन में दिखाएगा, यानी बच्चा समझ गया मैं कुछ ज्यादा आगे निकल गया, अब थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे आएगा। जैसे ही वो क्या करेगा 26 के ऊपर रखेगा इसको, जैसे ही उसने रख दिया, मान लो यहाँ 26 है, तो देखो ऊपर भी 26 और नीचे भी 26, तो यहाँ पे उसको कोई करंट शो नहीं होता। तो यहाँ सब समझ गए कि जैसे ये वोल्टेज डिफरेंस इस वोल्टेज डिफरेंस के बराबर होता है तो करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। यही काम उनको करना है। पर प्रैक्टिकली देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमें 10 मीटर का लंबा सा वायर लेके रखें, हमारी लैब में भी नहीं आएगा वो। तो हम क्या करते हैं, इस वायर को ऐसे ऐसे करके लगा देते हैं, तो ये थोड़ा सा अलग दिखने लगता है, पर काम ही वही कर रहा है। अभी भी 10 मीटर का ही है, पर वायर पूरा एक स्ट्रेच में लगाने की बजाय हम इसको कैसे लगा देते हैं, ऐसा लगा देते हैं, जो हमारी बुक्स में आपको डायग्राम दिखेगा, जो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल तो सब समझ गए, है ना? अब देखो इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। एक्चुअल में इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं कि वो जो 10 मीटर का जो वायर है ना, मैं यहाँ पे पूरा 10 मीटर का तो नहीं बनाऊंगा, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया सिर्फ 4 मीटर का आपको दिखाया है। एक्चुअल में ये जितना बड़ा होगा ये वायर, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी से यहाँ पे चीजें मेजर कर सकते हो। देखो ये वाला पॉइंट है, मान लो पॉइंट ए, ये वाला है हमारा पॉइंट बी। आप जो चाहे वो कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल जोड़ो, चाहे तो पॉजिटिव टर्मिनल। पर याद रखना, इससे अगर आपने पॉजिटिव टर्मिनल जोड़े तो इससे बाकी भी आप पॉजिटिव टर्मिनल को भी जोड़ेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चलो आज नेगेटिव टर्मिनल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैंने यहाँ पे एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इससे जोड़ा, उसके बाद ये चीज जरूरी नहीं है पर मैं एक एम्पियर
एमीटर यहाँ पे लगा देता हूँ, जो कि दिखाएगा कि करंट प्रॉपर फ्लो हो रहा है या नहीं। उसके बाद आगे एक रियो स्टेट लगाते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम अपनी मन मर्जी का करंट सॉरी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ताकि हम करंट को कंट्रोल कर सकें। नहीं लगाओगे तो भी चलेगा यहाँ, लेकिन स्टैंडर्ड डायग्राम में बनाया जाता है कि आपको हमेशा बनाना है। सर हाँ सर, एमीटर को करंट फ्लो के लिए रखते हैं तो एमीटर की जरूरत क्या है? गैल्वेनोमीटर में कोई डिस्ट्रैक्शन है तो पता चल जाएगा करंट फ्लो हो रहा है। हाँ, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एमीटर की जरूरत यहाँ पे क्या है, हमको डायरेक्शन से मतलब नहीं ना, यहाँ पे देखो पॉजिटिव या नेगेटिव तो करंट इधर ही जाने वाला है, हमको पहले से पता है। तो यहाँ में क्यों गैल्वेनोमीटर लगाऊं? गैल्वेनोमीटर की कॉस्ट ज्यादा है। जब मुझे पता है करंट इसी डायरेक्शन में जाने वाला है तो मैं वहां पे गैल्वेनोमीटर क्यों लगाऊंगा? गैल्वेनोमीटर का यूज हम यहाँ क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको उसकी डायरेक्शन पता चले। और सर वहाँ पे क्या लगा है जो ये वायर ये बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो, अगर आप वायर को सीधे ऐसे लेके गए, यहाँ पे आपने मान लो कुछ ऐसा रखा हुआ है और इसके ऊपर से ऐसा लिटाओगे, तो अगर यहाँ कहीं पे आपका नल पॉइंट आया तो आप मेजर नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे वायर को 10 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। आपको एक ही वायर नहीं लगाना है, एक मीटर। हाँ, एक एक मीटर के हम लोग 10 यहाँ पे टुकड़े कर लेते हैं। और टुकड़े करने के बाद क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमने एक कॉपर की स्ट्रिप लगाई हुई है। ये कॉपर की स्ट्रिप की खास बात ये होती है कि इसका ना रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होता है, यानी करंट जो है यहाँ से यहाँ तक के पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, पर यहाँ से यहाँ के बीच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? आई इंटू आर। हाँ, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस क्या है, जितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे उतना ही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ, मतलब इसको लगाने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन हम लोग वायर प्रॉपरली लगा पाए। तो वोल्टेज जैसे करंट तो फ्लो नहीं होगा मैं वोल्टेज ड्रॉप की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक के जो है सेम वोल्टेज है, यहाँ पे 8 वोल्ट है और यहाँ पे भी 8 वोल्ट, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 वोल्ट। तो देखो यहाँ भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, मतलब ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, ये दोनों का अगर सेम वोल्टेज है, अब करंट इस डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं। तो देखो इस तरीके से हम लोगों ने ये सेटअप बनाया है। अब देखो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इसको यहाँ पे हम ऐसा जोड़ देते हैं। हम चाहे ना तो डायरेक्ट बी को यहाँ पे ऐसा जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये स्टैंडर्ड डायग्राम इसमें सब चीजें बनाई जाती है। हाँ, ये ताकि हम लोग आगे इसके और भी कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें हमको ना करंट को कंट्रोल करना होता है। तो करंट को कंट्रोल करने की हमने एक डिवाइस यहाँ पे लगा रखी है। करंट को कंट्रोल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग यहाँ पे बैटरी लगा सकते हैं। वो एप्लीकेशन हमको अभी नहीं पढ़ना है, हमारे जो सिलेबस में बस वो बता रहा हूँ। तो जिसको नहीं भी लगाओगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसको लगाने से क्या है, हम करंट को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो आपको पता है ना, V इज इक्वल टू आई आर। अगर आप नहीं चाहते कि आपके सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो हो तो आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस को बढ़ा दो। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, बहुत कम करंट निकलेगा, सेफ रहेगा आपका। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग क्या है कि रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिए करंट को कंट्रोल करना, बट यहाँ वैसा कुछ जरूरत है नहीं। तो ये हो जाता है हमारा प्राइमरी सर्किट। अब इसमें हम बनाएंगे एक सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट के लिए क्या होता है, एक जॉकी होता है जिसको हम इस वायर में कहीं पे भी टच करा सकते हैं। और ये जो जॉकी है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से टच है, और यहाँ पे देखो अब कोई भी चीज को हम इसके और इसके बीच में जोड़ने वाले। जॉकी एकदम एंड में है, ये प्राइमरी सर्किट है। अब यहाँ पे बनेगा सेकेंडरी सर्किट। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। इसलिए मैंने बताया था टोटल 4 एप्लीकेशन है, तो हम लोग हर बार 4 अलग अलग चीजों पे यहाँ पे जोड़ने वाले हैं और अलग अलग एप्लीकेशन का मजा उठाने वाले हैं। तो चलिए मजा उठाते हैं इसके पहले एप्लीकेशन का। सबसे पहले देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ एक सेल को जोड़ दूं, पिछली बार मैंने न्यूमेरिकल करा दिया था क्या? पिछली बार न्यूमेरिकल नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब मैं इसका सबसे पहला चीज क्या करने वाला हूँ, टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ सेल। सबसे पहले किसी एक सेल का मैं यहाँ पे ईएमएफ फाइंड आउट करने वाला हूँ। तो देखो मुझे क्या है, इसके लिए सबसे पहले पोटेंशियल मीटर का एक कांस्टेंट होता है के, उसकी जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर ये जो ईएमएफ है, मान लो ये है ई, अगर ये जो ईएमएफ है ई, और ई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के इंटू एल। पिछली क्लास में डेरिवेशन करा दिया था, पिछली क्लास में डेरिवेशन हो गया ना।
के को मैंने क्या नाम बताया था? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट तक के सब कुछ हो चुका है। तो यहाँ पे देखो एक रिलेशन आ गया था हमारा, क्या, E इज इक्वल टू के इंटू एल, जहां पे ये क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, ये भी हमने डिस्कस किया था, आप लोगों ने शायद नोट भी किया था। सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। के जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ये जो इसकी सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाएगी। पहले आप 1.5 1.6 वोल्ट नहीं मेजर कर सकते थे, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट मेजर कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सेंसिटिव होगा तो आप इससे छोटी छोटी चीजों को भी मेजर कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये पोटेंशियोमीटर का हमारा क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, सेंसिटिविटी के। क्या बी? अरे ई लिखो, बी लिखो, यहाँ पे मैंने ई लिख दिया तो मैंने वो लिख दिया, समझ में आया? देखो ये क्या है, ये हमको बताता है कि वोल्टेज ड्रॉप पर मीटर लेंथ, कि 1 मीटर लेंथ में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अब आप देखो यहाँ पे जो वोल्टेज है, ये देखो इसके कारण यहाँ जो वोल्टेज होगा इस पॉइंट बी पे, ये कितना वोल्टेज होगा, ई वोल्टेज होगा, और यहाँ पे कितना होगा, 0। अगर ये 40 वोल्ट की है, रेजिस्टेंस को आप 0 मान लो अभी, तो यहाँ पे देखो टर्मिनल में यहाँ से आता कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो यहाँ 40 दिखाएगा और यहाँ पे कितना दिखाएगा, 0 दिखाएगा। थोड़ी देर पहले हमने देखा तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है, यहाँ पे ई दिखा रहा है। अब देखो लेंथ कितनी यहाँ पे हमने क्रॉस करी है, टोटल एल लेंथ, तो के इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाता है, ई बाई एल, यानी इतनी लेंथ में इतना आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो ये क्या कहलाता है, हमारे पोटेंशियोमीटर का एक कांस्टेंट कहलाता है। तो इसकी हेल्प से अब हम लोग आगे कैलकुलेट करने वाले हैं कि किसी सेल का ईएमएफ कितना होगा। हाँ, एल फिक्स 10 मीटर, फिक्स्ड है। हमने जैसे एक पोटेंशियोमीटर खरीद के लाए, उसके साथ में ये बैटरी लगी हुई है। अच्छा, ये कांस्टेंट है। हाँ, ये कांस्टेंट है, ये लगी हुई है हमेशा ई वोल्टेज देने वाली। ये समझ जाओ कि हम यहाँ घर में लगाने वाले हैं सॉकेट में 220 वोल्ट आता है, तो ये तो हो गया फिक्स। तार की लेंथ भी क्या है, हमेशा फिक्स्ड है, हम चेंज करने वाले नहीं है। तो पोटेंशियोमीटर के लिए उसका कांस्टेंट क्या हो जाता है, ई बाई एल, फिक्स क्वांटिटी है। अब देखो ये बता रहा है हमको इतना वोल्टेज पर मीटर ड्रॉप होगा। यानी थोड़ी देर पहले हमने देखा था 40 वोल्ट लिया था मैंने, और नीचे 10 मीटर का वायर लिया था, तो 4 वोल्ट पर मीटर आया था। यही है ये पोटेंशियल ड्रॉप कितना होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया हमारा के, इतना पोटेंशियल ड्रॉप पर मीटर लेंथ होगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि ये 3 मीटर लेंथ में कितना ड्रॉप होगा, तो आप के से मल्टीप्लाई करोगे, आपको वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक सेल को हम कनेक्ट करें। अब जैसे ही मैंने एक सेल को यहाँ पे कनेक्ट किया, ये एक सेल, अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है तो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना होगा। ऐसा क्यों जोड़ना होता है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे मैंने ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जोड़ दिया, अब देखो करंट पॉजिटिव से निकलता है, यहाँ पे भी करंट पॉजिटिव से निकलेगा, तो करंट यहाँ पे कभी जीरो हो ही नहीं सकता। हमें तो करंट को आगे चल के जीरो करना है, इसलिए देखो इस टर्मिनल से हम लोग हमेशा क्या करेंगे, जो ये वाला टर्मिनल है वहां पर भी वही टर्मिनल को हम जोड़ेंगे। अब देखो इसका वोल्टेज जो है, मान लो वो है E1। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको गैल्वेनोमीटर के साथ में कनेक्ट कर दिया। ये हमारा गैल्वेनोमीटर यहाँ पे हमने लगाया जी, और जॉकी को उठा उठा के हम लोग यहाँ पे टच करने लगे। एक ऐसा पॉइंट मिला हमको, एक ये डिस्टेंस L1 पे, एक L1 डिस्टेंस पे एक ऐसा पॉइंट मिला कि ये हमको रीडिंग शो करने लगा 0। तो जितना यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा उतना ही इसका भी वोल्टेज होगा। तो यहाँ से देखो ये हमको L1 मिल गया, तो यहाँ से E1 की वैल्यू कितनी होगी, हमेशा KL1। E1 की वैल्यू होगी KL1। यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस है E, और वो कितनी लेंथ में है, L लेंथ में। तो देखो L लेंथ में ड्रॉप हुआ E। यहाँ पे देखो अगर मैंने एक सेल यहाँ पे लगाया है, मान लो ये वाला सेल है, और इसमें ड्रॉप हुआ है, मान लो ये 40 वोल्ट है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 वोल्ट। ये 40 वोल्ट है, नहीं यहाँ पे 16 होगा, यहाँ 20 होगा।
देखो 10 मीटर की है, 40 वोल्ट की बैटरी लगाई है आपने, 10 मीटर में 40 वोल्ट का लॉस होना है, यानी हर मीटर में 4 वोल्ट का लॉस होगा। तो देखो यहाँ पे 40 होगा, क्योंकि ये देखो 40 है तो ये 0, ये 40, तो यहाँ पे भी 40। जैसे जैसे आप पीछे आओगे ना तो आपको 4 पे कितना मिलने वाला है, 16 मिलने वाला है। यहाँ पे 36, 32 ऐसे करते करते आओगे तो 16। तो यहाँ पे अगर मैंने जब इसको रखा तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ने मुझको रीडिंग शो करी कितनी, 0। इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अब देखो ये वाला जो वायर है ना, इसके लिए मुझे के की वैल्यू पता है कि 1 मीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, 1 मीटर में इतना पोटेंशियल ड्रॉप होता है। मान लो के की वैल्यू है इसके लिए 3 वोल्ट पर मीटर। अब देखो यहाँ पे इसने कहाँ टच किया, 4 में, तो इसका वोल्टेज पता है कितना हो जाएगा। अगर ये लेंथ को आप L1 ले लो, अगर ये लेंथ को आप L1 ले लो, देखो L लेंथ में E का लॉस हुआ, तो L1 लेंथ में कितने का लॉस हुआ, E1 का। भाई टोटल L लेंथ में E वोल्टेज ड्रॉप हुआ और L1 डिस्टेंस में कितना ड्रॉप हुआ, E1 ड्रॉप हुआ। ये और ये बराबर होंगे तभी तो करंट फ्लो नहीं होगा। अब देखो इस साइड का दोनों का आप रेशियो लेंगे, दिस ये क्या हो जाएगा, E1 बाई E इज इक्वल्स टू L1 बाई L। यहीं से आप क्या लिख सकते हो, E1 इज इक्वल्स टू E बाई L इंटू L1। और E बाई L ही क्या है, देखो टोटल 40 डिवाइडेड बाई 10, यही तो K है। जब आप पोटेंशियोमीटर खरीदते हैं तब उसके लिए आपको E की वैल्यू पता होती है कि कितने वोल्ट की बैटरी लगी है और उसकी लेंथ भी पता होती है। तो ये वाला रेशियो आपको पता है, जिसे हम क्या कहते हैं, के कहते हैं। किसी भी पोटेंशियोमीटर के लिए के हमें पता है। मैंने कोई भी एक सेल उठाया और उसको यहाँ पे टच करा के देखा, अच्छा वो 4 मीटर में मिल रहा है, तो यहाँ पे लेंथ की जगह 4 रखूंगा, उसके के से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे किसी भी सेल का ईएमएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, चलो इसी में देखते हैं एक बार फिर K3 के लिए। हाँ, K3 एक एग्जांपल दिया मैंने कि जब भी आप पोटेंशियोमीटर खरीदते हो तो आपको पता होता है। यहाँ पे देखो मैंने एक नया नया पोटेंशियोमीटर खरीद के लाया, इसके लिए ये बैटरी लगी हुई है 80 वोल्ट और इसकी जो लेंथ है वो टोटल कितनी है, 10 मीटर। अगर इसका E का वैल्यू है 80 वोल्ट और ये पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है 10 मीटर में, तो इसके लिए K की वैल्यू क्या होगी, वोल्ट पर मीटर, यानी कि कितना हो गया, 8 वोल्ट पर मीटर। अब देखो मैंने यहाँ पे ना एक सेल को कनेक्ट किया, इस सेल को जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, जब मैं उसको 7 पे रखता हूँ ना तब इसकी वैल्यू आ जाती है 0। इसका मतलब अब आप बता सकते हैं कि कितना वोल्टेज होगा इस सेल पर, 7 into 8। देखो भाई ये वोल्टेज है E और इसकी लेंथ है कितनी, L। ये हमेशा किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। यहाँ का जो बैटरी है उसका जो है ईएमएफ वो है E1 डिवाइडेड बाय यहाँ की लेंथ, ये लेंथ कितनी, 7, और ये पूरी लेंथ कितनी थी, 10। ये कितना दिया हुआ था, 80। तो आप हमेशा E1 निकाल सकते हो, हमेशा याद रखना, ईएमएफ डिवाइडेड बाय उसकी लेंथ, हमेशा ये रेशियो फिक्स रहता है। तो E बाई L इज इक्वल टू E1 बाई L1, हमेशा यही रेशियो फॉलो करना है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सेल या बैटरी का क्या कर सकते हैं, ईएमएफ यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अब एक ये वाला क्वेश्चन बना, 10 मीटर का ही क्यों लिए, आप चाहो तो 50 मीटर का भी ले सकते हो। हाँ, तो 10 मीटर कैसे होगा, 10 मीटर होगा तो बहुत ज्यादा टक्टाइल वो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है, सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं, लेकिन काम यही करता है, काम नहीं करता है। ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। जैसे आप देखते होंगे कि पहले जो हार्ड डिस्क आती थी जिसमें वो रोटेशन वाला रहता था, बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क होती थी। हाँ, लेकिन अभी देखो छोटी सी पेन ड्राइव, एक कार्ड, अपने बच्चों को लेकर सर उसको कैसे घूमता होगा, अरे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, एक पोटेंशियोमीटर की सारी वैल्यूज दी है और पूछ रहा है कि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, के, और के कितना होता है सबको पता है, E बाई L होता है।
E बाई एल बोलो या V बाई एल बोलो। मैंने यहाँ पे इसको E से डिनोट किया था, इसको मैं चाहूँ तो B से भी डिनोट कर सकता हूँ। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। The current in the primary circuit of a potentiometer is 0.2 एम्पियर। ठीक है, I दिया हुआ है 0.2 एम्पियर। If the cross sectional area of the wire is, एरिया दिया हुआ है 0.8 into 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टिविटी रो दिया हुआ है आपको 40 into 10 to the power -8 ओम मीटर। और पूछा है कि बताइए के कितना होगा। भाई के का तो हमको फॉर्मूला पता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय लेंथ, पर ना तो यहाँ वोल्टेज दिया है ना तो यहाँ लेंथ दी है। वोल्टेज को हम हाँ निकालो रेजिस्टेंस। मुझे ये रेजिस्टिविटी वगैरह देख के एक फॉर्मूला याद आया कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ द वायर अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। पर इसको भी कैसे निकालोगे, इसमें भी तो एल नहीं दिया है, क्वेश्चन में कहाँ दिया है। पोटेंशियोमीटर बोला है, इसका मतलब नहीं कि हमेशा 10 मीटर होगा। कौन बोला इसका स्टैंडर्ड होता है? नहीं पर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमको एज्यूम नहीं करना है। क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा तभी उसको एज्यूम करना है। सर तो अज्यूम करके क्या ले सकते हैं? नहीं तो फिर आंसर भी वो एज्यूम कर लेगा आपका कि आई एज्यूम इनको 0 मार्क्स मिलने चाहिए। अरे इस पूरे को उठा के देखो V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, हम बच्चों को तो पता है आई आर डिवाइडेड बाय ये एल। अब देखो आई तो दिया है क्वेश्चन में, ये होता है क्या रो एल बाई ए, और ये एल पहले से है तो एल से कट जाएगा, टेंशन नहीं लेना। और देखो आई दिया है, रो दिया है, ए दिया है, सारे बच्चे मिलकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो जब तक पेन नहीं चलाओगे ना एग्जाम में बहुत दिक्कत होती है। The more you sweat in peace, the less you bleed in war. सुने हुए हैं? शांति काल में जितना पसीना बहाओगे, जैसे हमारे जो सैनिक हैं जब युद्ध नहीं हो रहा होता तब भी वो डेली बाय रूटीन फॉलो करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं। तो शांति काल में जितना पसीना बहाते हैं ना उतने ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो जब वार होता है तो उनको उतना कम खून जाए। हाँ आपको यकीन नहीं होगा, फिंगर टिप्स के फॉर्मूले याद हो जाते हैं जब आप बार बार लिखते हैं। सर लेकिन जैसे ऐसे क्वेश्चन तो पता क्या चलेगा, दो अलग फॉर्मूले को भी मिला के फिर क्वेश्चन निकालना है। इसलिए तो जब आप बहुत बार फॉर्मूले का यूज करते हैं ना तब आप देखेंगे V बाई एल, ना तो V दिया है ना तो L दिया है, फिर आपको याद आएगा अच्छा यार V इक्वल्स टू IR होता है, तो आप V इक्वल्स टू IR लिखोगे, खुश जाओगे करंट तो दिया है, लेकिन बोलोगे यार R तो दिया नहीं। फिर आपकी नजर जाएगी क्या ये दो डेटा फालतू दिया है, फिर आपको याद आएगा फॉर्मूला, अच्छा यार वो R का फॉर्मूला था रो और A के टर्म्स में, आप ये लिखोगे और बोलोगे अरे यार इसमें तो L नहीं दिया हुआ। तो जैसे फिर इधर नजर जाएगी नीचे कि L पहले से कटने के लिए इंतजार कर रहा है, आप रख लो। हाँ कॉन्सेप्चुअल भी नहीं बोलोगे यार, दो लाइन में खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट तो शुरू ही नहीं हुआ। चलो ऐसे बढ़िया क्वेश्चन हम नहीं बनाते। चलो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, यानी कि हमें वो पॉइंट निकालना है 0.1 दिखाता है, पिछले वाले का आंसर 0.1 है। अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ऊपर में एक बैटरी लगा के रखा है इसने, और ये देखो पूरा पोटेंशियोमीटर है, देखो पूरी लेंथ यहाँ दे रखी है 10 मीटर है भैया, यहाँ पे आप लोग ले सकते हो 10 मीटर। अब ये पूछ रहा है कि जब मैं नीचे 5 वोल्ट का एक मैंने ये लगा दिया सेल जिसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस 6 ओम है, बताओ मैं इसको कहाँ पे टच करूंगा तब मुझे यहाँ पे रीडिंग 0 मिलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं नल पॉइंट, ये नल पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ नो डिफ्लेक्शन हाँ बोलते हैं ना। हाँ पॉइंट ऑफ नो डिफ्लेक्शन। हाँ देखो ये अगर 40 वोल्ट है, देखो इस क्वेश्चन को शुरू कैसे करना है मैं बता रहा हूँ, उसके बाद अगले क्वेश्चन आप लोग बनाए। आप लोग सबसे पहले देखना है, ये देखो बैटरी का यार 0 है, यहाँ पे आओगे
यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाओगे तो कितना हो जाएगा 40। 40 और 0, देखो ये है हमारा E, ये है हमारा L। तो देखो K इज इक्वल्स टू E बाई L, यानी कि K की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से कितनी 40 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 4 वोल्ट पर मीटर। 4 वोल्ट पर मीटर आ गया। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि E बाई L विल बी इक्वल टू E1 बाई L1। इस डिस्टेंस को हमने थोड़ी देर पहले L1 लिया था ना, L1। देखो बड़ी बैटरी लगी है L में और छोटी बैटरी लगी है L1 में, ऐसी तो दिख रहा है। यहाँ पे मैंने X लिख दिया है, अब X लिख दिया, पर समझने के लिए देखो, जो बड़ी बैटरी है E वो लगी है 10 मीटर के अक्रॉस, और जो छोटी बैटरी है वो किसमें लगी है L1 के अक्रॉस। तो E डिवाइडेड बाई L इज इक्वल्स टू E1 डिवाइडेड बाई L1। यहाँ पे मैं L1 में X बोल देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में X बोला है। अब देखो E दिया हुआ है कितना 40, L दिया हुआ है 10, E1 ये देखो दिया हुआ है 5 वोल्ट, तो ये दिया है 5, बस X को निकालना है यहाँ से। फिर थोड़ा रॉकेट साइंस लगाना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। निकालो फटाफट। 1.25 मीटर। तो इतने आया, मैं भरोसा करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 1.25 मीटर मैंने मान लिया। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फटाफट इसको बना के बताओ, तुरंत आंसर आना चाहिए। 1 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए। 1 मिनट में नहीं, 15 सेकंड्स का आंसर आना चाहिए। ठीक है, और कुछ अलग आंसर आ रहा है? सही आ रहा है। और किसी का कुछ अलग आंसर आया हो, जैसे कोई महान बैठा है क्लास में, सबका सेम आंसर आ रहा है, मतलब क्लास में किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। अब ये कनेक्शन ही गलत लगा हुआ है, ये नेगेटिव लेकिन ये पॉजिटिव। चलो इसको ना एक बार दूसरे एंगल से सोच के देखते हैं कि अच्छा, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन कहाँ मिलेगा? तो मिलेगा नहीं सर्किट, मिलेगा ही नहीं। चलो इसको ना एक बार देखते हैं, थोड़ा सा इमेजिन करो। देखो इधर ध्यान दे दो यार, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगर ये टर्मिनल है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 0, और यहाँ पे हो जाएगा 80, बीच में 40 होगा, 10 से लेके 80 तक के। अब यहाँ पे देखो ये वाली जो बैटरी है ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए 10 वोल्ट। तो पता है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे 10 और 0, चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 20 और 10। अभी समझने के लिए, अभी भी देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 का, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 होना चाहिए। मैंने अपनी सहूलियत के लिए क्या किया, इसको लिख दिया 0, तो इसको कितना लिखूंगा -10, क्योंकि ये वाला टर्मिनल इससे 10 कम होना चाहिए। मानते हो इस बात? ये वाला टर्मिनल इससे 10 कम होना चाहिए। अब देखो यहाँ 0 है, ये 0, मजा आ गया। अगर यहाँ पे 20 होता तो आप यहाँ पे 20 पे रखते और करंट फ्लो ही नहीं हो पाता। लेकिन देखो यहाँ कितना है -10, और इतिहास गवाह 0 से लेकर 80 के बीच किसी को -10 नहीं मिला है। -10 के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं। इसलिए यहाँ पे हमको पॉइंट ऑफ नो डिफ्लेक्शन कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि सर्किट ही गलत है। तो ये चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इसको मैं उल्टा कर दूं तो फिर आप लोग निकाल सकते हैं। और एक खास बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिसको तुम मेजर करने जा रहे हो उसका जो वोल्टेज है ना, इससे हमेशा कम होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो ये 80 वोल्ट की बैटरी है, इसने क्या किया है, हर मीटर में 8 वोल्ट का यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है।
अब मान लो तुमने यहाँ पे 100 वोल्ट लगा दिया, तो इसको तो भाई कितना चाहिए होगा, 100 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा, 12.5 मीटर का वायर चाहिए इसको। भाई हर 1 मीटर में 8 वोल्ट का ड्रॉप होता है, तो 100 वोल्ट का ड्रॉप दिखाने आपको 12.5 मीटर लेंथ चाहिए। और ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया 10 में। 12.5 कहाँ हवा में देखो तुम, नहीं। तो सीधा साधा लॉजिक क्या है, हमेशा ऐसा सेल लगाओ जो कम वोल्टेज का हो इसके कंपैरिजन। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करना है। चलिए जीवन तो ऊपर वाले को लेते हैं ना, इसको ऊपर वाले को लेते हैं, ऊपर नीचे अरे कुछ भी ले लो, अगर इसको आपने E1 किया तो इसको L1 बोलना, इसको अगर आपने E बोला है तो इसको फिर L बोलना। भाई ये और ये दिख रहा है, ये और ये दिख रहा है, समझ में आया नहीं क्वेश्चन। और जैसे वहां पर -10 ले ली थी की वैल्यू को, तो मतलब उसको सॉल्व करके बस माइनस कर, ये मैं समझाने के लिए बताया कि क्यों यहाँ पे हमको पॉइंट ऑफ डिटेक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि -10 वोल्ट यहाँ पे कहीं दिखेगा ही नहीं। ये समझाने के लिए एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे कि देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता ही रहेगा हमेशा। इस डायग्राम को ध्यान से देखो अगर, तो देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट यहाँ से बाहर निकलेगा। तो करंट देखो ऐसे आके ये ऐसे पूरा फ्लो हो सकता है, करंट को जीरो होने के लिए चांस ही नहीं दिया आपने। लेकिन अगर ये भी पॉजिटिव टर्मिनल होता तो देखो यहाँ से करंट और यहाँ से करंट निकलता, जब दोनों बराबर हो गए तो करंट फ्लो ही नहीं होता। ये फंडा है यहाँ पे। चलो ये वाला क्वेश्चन आएंगे हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच कैलकुलेटर शोज नो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे इसका कोई रोल क्यों नहीं या आईआर कट जाएगा। हाँ ये जवाब बिल्कुल सही है। जब इसमें से आपने गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ले ली है 0 यानी कि कोई करंट ही नहीं है, तो इसमें बी हम कैसे निकालते थे, बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर एक्चुअल वोल्टेज। और जब करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे तो कोई ड्रॉप होना ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी हो, जब करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ऊपर भी हो, क्या ऊपर ऊपर कैसी बात कर रहे हो यार। ये देखो यहाँ से जो करंट निकलेगा यहाँ से जाएगा, यहाँ से तो हमेशा फ्लो होने के लिए फ्री है, इसको कभी कट किए क्या आपने, नहीं। तो यहाँ तो आप करंट को फ्लो होने से रोक ही नहीं सकते, यहाँ हमेशा करंट फ्लो होगा। लेकिन नीचे वाले सर्किट में हम लोग कर सकते, तो ऊपर में तो हमेशा करंट फ्लो होगा, तो ऊपर में जो रेजिस्टेंस है ना ये हमेशा पिक्चर में आने वाला। अब मुझे बताओ यहाँ पे वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? इंटरनल ये इंटरनल और एक्सटर्नल कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या मानना है। ठीक है चलो इंटरनल मान लेते हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यानी कि L1 जिसको हम बोलते थे हमेशा, ये आपको फाइंड आउट करना है फॉर विच गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन इफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, पूरे वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम आपको दिया हुआ है। बताओ पेन पेन चलाओ, पेन पेन चलेगा तो फिर रिटेन होगी चीज है। आप लोग डायग्राम भी बना लिया करो, क्योंकि यहाँ से जाके फिर कॉपी में कुछ दिखेगा नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो मैं समय पूरा दूंगा आप लोगों को, डायग्राम बनाओ, उसके बाद फिर लिखो भी वहां पे गिवन रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB is 10 ohm, then find X। इस संडे आप लोग का फिजिक्स का टेस्ट है, कौन सा चैप्टर का ले, सेकंड का देना पसंद करोगे या पहले थर्ड का देना पसंद करोगे। थर्ड का
सेकंड का बहुत गैप हो गया और इसलिए बोल नॉट करता है गर्ल्स था मिस्टेक का भी हो सकता है आप अगर एसटी का ब्लॉक टेस्ट सकते हैं। अच्छा, तो देखो अभी ताजा ताजा हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें पहले थर्ड का ले लेते हैं। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ना मैं एक क्लास रखूँ जिसका ना यूनिट 2 को हम लोग अच्छे से कवर करें। कुछ बच्चे लोग यूनिट 2 खत्म होने के बाद आएंगे, तो उसके बाद हम एक दिन उसका रिवीजन रखेंगे, उसके बाद फिर उसका टेस्ट करेंगे, तो थोड़ा सा मजा आएगा। सर क्या क्या आता है इसमें चैप्टर के चैप्टर 3 में मेरा आपके लिए अलग अलग चैप्टर है जिसमें डीसी डीसी क्या है कैपेसिटर पूरा कैपेसिटर भी आएगा नहीं, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। ये नेटवर्क क्या मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। सर ओम्स लॉ इज नहीं, उसके पहले से भी I इज इक्वल टू NEABD करंट डेंसिटी, मैं एक पीडीएफ अभी शेयर करूंगा जिसमें क्या रहेगा, पहली क्लास से लेके आज की क्लास तक का सब कुछ रहेगा। 2 पीडीएफ आज शेयर होंगे, एक आज की क्लास का शेयर होगा और एक वो शेयर होगा जिसमें इस चैप्टर का शुरू से लेके आखिर तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है। बताओ बताओ बताओ। कितना है आंसर? 100/32। चलो देखते हैं। चलो यहाँ पे देखो, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन घर जाके प्रैक्टिस कर लेना। इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन आए, देखो मैंने आपको शुरू से बताया है कि जैसे यहाँ पे बैटरी लगी होती है, मैं इसको देख के ना यहाँ पे 0 लिख देता हूँ और इसको देख के यहाँ पे कितना लिख देता हूँ 80, पर ये लिखना यहाँ पे गलत है। मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे 80 लिख दिया, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा। पहले हमको वोल्टेज का ड्रॉप निकालना है। वोल्टेज का ड्रॉप रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना होता है, हमेशा I × R। ये एक फॉर्मूला है दुनिया में जिससे आप वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 6 ओम। अब आपको निकालना पड़ेगा करंट। अगर आपने करंट निकाल लिया तो आप इसमें वोल्टेज ड्रॉप निकाल दो। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें आ गया वोल्टेज ड्रॉप 10, तो पता है यहाँ से निकला तो 80 था, ड्रॉप हो गया 10, तो यहाँ पे कितना पहुंचेगा, 70 पहुंचेगा। तो हमको ये निकालना है। देखो इसको कैसे निकालेंगे। ये जो नीचे वाला सर्किट है, इसमें तो देखो गैल्वेनोमीटर चीख के कह रहा है 0, यानी कि यहां से लेके यहां तक की कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला है। आप ही लोग तो वही पॉइंट ढूंढते हो ना जहां पे करंट 0 हो जाए। तो देखो जो भी करंट आ रहा है वो सीधा इधर निकल जा रहा है, यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 होने वाला पॉइंट ही हमको निकालना है। तो अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो देखो इसको मैं थोड़ी देर के लिए गायब कर देता हूँ। ये हो गया गायब। अब आपको सर्किट दिख रहा होगा बड़ा प्यारा सा। ये 6 ओम और नीचे ये वाले वायर का आपको दिया हुआ है कितना, 10 ओम। तो 6 और 10 ओम किसमें आ गए, सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया सर्किट का, 16 ओम। आपको V दिया हुआ है कितना, V आप लोगों को देखो दिया हुआ है 80। इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आ गया वो आ गया 16 ओम। तो यहाँ से I निकाल सकते हो आप, 80/16 यानी कि 5 एम्पियर। तो यहाँ से कितना करंट निकलने वाला है, 5 एम्पियर। अब देखो जब वो इससे जैसे स्ट्राइक करेगा 6 ओम वाले से, तो I × R हमेशा ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है ना, पोटेंशियल का ड्रॉप, तो मैं PD लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है वो होने वाला है 30 वोल्ट। तो यहाँ से निकला तो 80 था, टकरा के 30 गायब हो गया, तो कितना बचा, 50। तो यहाँ 50 लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 0। तो यहाँ पे देखो, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0 और यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, 50। अब वायर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 50, यानी कि E की वैल्यू हो गई 50।
वायर की लेंथ कितनी है 10 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ 10 मीटर। अब देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है कितना, E1 की वैल्यू दी हुई है 10 वोल्ट, और इसके अक्रॉस जो लेंथ है वो कितनी है x, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब बच्चे बोलेंगे सर इसको आपने क्यों कंसीडर नहीं किया, भाई क्योंकि यहाँ पे करंट ही जीरो है, यहाँ करंट आया था 5 एम्पियर, इसलिए रेजिस्टेंस ने पोटेंशियल ड्रॉप किया। यहाँ पे जब करंट ही जीरो है तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस कर नहीं पाएगा, तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमको यही मिलेगा 10 वोल्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे E बाई एल इज इक्वल्स टू E1 बाई L1, या 50 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है 10 अपॉन x, क्वेश्चन में x बोल रहा था, मैं x बोल देता हूं, तो यहाँ से हम x को कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 2 मीटर। कोई बहुत हाई फाई डिस्कशन नहीं चल रहा है, ये सब हम लोग कर चुके हैं पहले। समझ में आ गई, इसको आप लोग अपने हिसाब से सॉल्व कर लोगे या मैं ऐसा कर दूं एक बार। 80 वोल्ट है, ये 6 ओम है, उसके बाद ये देखो ये पूरे वायर में ही पूरा रेजिस्टेंस है कितना 10 ओम, तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम में बना लेता हूं। कितना हो जाएगा ये 60 ओम, ये 80 वोल्ट, यानी कि करंट आ जाएगा हमारा कितना 5 एम्पियर। V इज इक्वल्स टू आई आर से 80 इज इक्वल्स टू I इंटू 16, I इज इक्वल्स टू आ गया 5 एम्पियर। Therefore, potential drop in 6 ohm resistor कितना आ जाएगा 6 इंटू 5, I इंटू R, यानी कि 5 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 30 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। तो फिर इसके बाद अगला डायग्राम आप लोग बना लेना, अगले डायग्राम में फिर आप लोग लिख लेना कि यहाँ पे जो आएगा वो कितना हो जाएगा 50, क्योंकि यहाँ और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 30 वोल्ट। समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग कंपेयर करने वाले हैं ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, ये इसका दूसरा काम है। तो चलो कंपेयरिंग ऑफ टू सेल्स ईएमएफ उनका हमको यहाँ पे चेक करना। सबसे पहली चीज क्या देखोगे कि सेल ढंग से लगे हैं या नहीं, क्या यहाँ पे सेल सब ढंग से लगे हैं। ढंग से लगे होने का मतलब है कि ए पॉइंट पे ध्यान देना हमेशा, इसमें जितने भी सेल जुड़े हो सब सेम टर्मिनल वाले होने चाहिए, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, उसके बाद ही प्रोसीड करना। तो यहाँ पे सब कुछ सही लगा हुआ। अब देखो यहाँ पे ये तो हमारा पोटेंशियोमीटर का ये प्राइमरी सर्किट हमको दिख रहा है। अब यहाँ पे दो सेल है E1 और E2, इनका हमको ईएमएफ का रेशियो पता करना है। यहाँ पे दोनों के ईएमएफ अननोन है। मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो अभी दोनों में ये की ओपन है, ये K1 है और ये K2 की है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, K1 की को नीचे ड्रॉप कर दूंगा। जैसे ही K1 की जो है नीचे ड्रॉप हो गई, ये देखो ये की ड्रॉप हो गई। अब आप देख पा रहे ये वाला सर्किट कंप्लीट हो गया। अभी ये पिक्चर में है क्या, नहीं, क्योंकि देखो ये की उठी हुई है, यानी कि E2 सेल अभी पिक्चर में है ही नहीं। उसको लगाओ या ना लगाओ अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे तो वोल्टेज कितना है 0, कोई रेजिस्टेंस नहीं, यानी कि यहाँ पे ईएमएफ कितना है T। यहाँ पे कितना होगा 0, देखो 0 0। यहाँ पे कितना है E1, तो यहाँ से लेके जब ये सर्किट कंप्लीट हो गया तो यहाँ भी E1 E1 E1, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर करंट फ्लो होता तो इससे पास होने के बाद ड्रॉप हो जाता, पर करंट ड्रॉप ही नहीं, सॉरी वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं हो रहा है, क्योंकि करंट पास ही नहीं हो पा रहा है।
करंट पास क्यों नहीं हो रहा है? हमने जानबूझ के एक ऐसे पॉइंट पे रखा है इसको कि जिसमें गैल्वेनोमीटर की रीडिंग अपने आप जीरो हो जाए। जीरो मतलब करंट पास ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ का भी E1 हो जाएगा, यहाँ का भी E1, यहाँ का भी वोल्टेज E1, यहाँ का भी E1, यहाँ भी E1 दिख रहा है हमको। देखो एक ही वायर है ना पूरा ये। तो देखो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है इस पूरे तार पे जिसका वोल्टेज भी ना E1 है। जैसे हमने उस पर रखा है तो क्या है, इसमें कोई करंट पास नहीं हो रहा है। अरे अभी तक जैसा हम करते थे वैसे ही। टोटल कितना ईएमएफ था इसका? E, और टोटल लेंथ कितनी थी? टोटल लेंथ थी L। इसका ईएमएफ कितना है? E1, और इसके लिए लेंथ कितनी मान ले हम लोग? L1 मान ले। पहले E1, तो L1 पे रखने पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए E1 और L1। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? E बाई एल इज इक्वल टू E1 बाई L1, और E बाई L को क्या कहते हैं? K। ये इस पोटेंशियोमीटर का कांस्टेंट है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ K इज इक्वल टू E1 बाई L1, या E1 इज इक्वल टू K L1। ये हमको मिल गई पहले नंबर की इक्वेशन। तो ये हमको मिल गई पहले नंबर की इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, इस की को उठा दिया, अब मैंने इस की को नीचे कर दिया। अब देखो ये वाला सर्किट कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये वाला सर्किट पूरा कंप्लीट दिख रहा है। अब देखो जॉकी आप जब रखोगे तो आपको ना इधर उधर कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो पोटेंशियल चेंज हो गया है, तो अब आपको इसमें करंट दिखाई देगा। तो आप फिर से कहीं ऐसी जगह पे रखोगे कि आपको करंट की वैल्यू जीरो मिल जाए। तो देखो अब नया वाला जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा L। किस सेल के लिए? E2 के लिए। E2 के लिए हम सिमिलर इक्वेशन लिख सकते हैं, E2 इज इक्वल टू KL2। और अब इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, तो हमको मिलेगा E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। तो दोनों सेल के ईएमएफ का क्या रेशियो होगा, आप यहाँ पे स्केल से बस मेजर करोगे और आपको पता चल जाएगा। कितनी अच्छी बात है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसका ईएमएफ पहले से पता था कि ये तो 5 वोल्ट का है, तो यहाँ पे देखो आप जैसे ही 5 रखोगे, ये तो आपने स्केल से मेजर कर लिया, इसके नीचे स्केल लगी होती है, तो आपको L1 L2 के एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है। तो वैल्यू को यहाँ पुट करोगे आप E2 निकाल सकते हो। तो दो एप्लीकेशन यही खत्म हो गए। पहला, दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर करना। उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन है, अगर किसी एक का ईएमएफ आपको पता है तो आप दूसरे का कैलकुलेट कर सकते हो। तो दो एप्लीकेशन इसी में खत्म हो। बराबर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको L1 L2 दोनों सेम मिल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया होगा, इफ वायर AB has 5 ohm resistance, find the value of null point। यहाँ पे दोनों पे एक साथ जोड़ दिया है। वो मुझे नहीं पता, वो सब मुझे नहीं पता। पहले बताओ डायग्राम सही बना है या नहीं? टर्मिनल ए पे सब नेगेटिव नेगेटिव जुड़े हैं, हाँ जुड़े हैं। तो चलो ये पोटेंशियोमीटर काम करेगा। अभी तो थोड़ी देर पहले सर ने पढ़ा है कि एक बार में एक की को गिराना है, इसमें तो दोनों को एक साथ गिरा दी। सर लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा क्या कि वो पूरे एक ही सर्किट बना रहे हैं? देखो वहां पे हमको E1 E2 नहीं पता था, हमने उनका रेशियो निकाला। इस बार हमको E1 E2 पता है और हमने दोनों को जोड़। अरे देखो ये मान लो आपका पोटेंशियोमीटर का ये वायर है A B, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है ऐसे टाइप, यही तो हमारा सर्किट है। अब यहाँ पे देखो ये इस तरीके से ये पहला जुड़ा हुआ है, दो टर्मिनल है, दो टर्मिनल है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे एक कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो मतलब ये एक ही सेल की तरह काम करेंगे। आपको इक्विवेलेंट बस निकाल लेना भाई। अगर एक ही सेल होता तब तो आप इसका ईएमएफ एक्स को बड़े आराम से निकाल लेते, जैसे पहले निकाल लेते। इस बार आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ भी निकालना है। यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकाला जाए? 4 वोल्ट वो वोल्ट
सोचो सोचो, ऐसे बना सकते हैं यानी करेंगे, ये बिल्कुल सही बना है। ये ऊपर में है 10 वोल्ट, 2 एम्पियर, 6 वोल्ट, सॉरी 2 ओम, ये 2 ओम। फिर इसको हमने यहाँ से जोड़ दिया, यहाँ पे भी एक गैल्वेनोमीटर के साथ में ऐसा कहीं से जोड़ दिया, और ये हमको निकालना है L1 कितना है। तो सबसे पहला काम तो यही है, अगर आपने ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया तो देखो आपको ये E1 की वैल्यू पता चल गई, तो आप L1 निकाल सकते हैं। E और L आपको पहले से पता है, अगर आपने ये EMF निकाल लिया इक्विवेलेंट, तो ये L1 भी आप निकाल सकते हैं। कब पढ़ चुके हो? 4 मतलब इसके अक्रॉस 4 वोल्ट होगा, मतलब ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस की कोई औकात ही नहीं है, कोई ड्रॉप नहीं कर सकते। जीरो शो कर रहा है ना, हाँ गैल्वेनोमीटर 0 शो कर रहा है। तो उसकी तो फिर इलेक्ट्रिक को पहले करंट निकाल लेते हैं, करंट की निकाल लेते हैं। प्रभु ये वाले केस में आप नहीं कंसीडर कर सकते थे, पिछले वाले केस में जब की उठी हुई थी, लेकिन यहाँ पे देखो अभी बाकी पूरी दुनिया भूल जाओ, ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, यहाँ से भी करंट निकलेगा, यहाँ से भी करंट निकलेगा। अगर बराबर होता है तो करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन इसमें तो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। एक मिनट यहाँ ध्यान से देखो, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट शो नहीं कर रहा है। अगर ये नीचे वाला नहीं होता, ये ऐसा बस होता, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं होता। पर यहाँ पे देखो ये बड़ा वोल्टेज है, ये छोटा वोल्टेज, बड़े वोल्टेज में से कुछ करंट निकलेगा, जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ नहीं जा सकता। जितना करंट निकला मान लो वो है आई, पता है पूरा का पूरा आई यहाँ चला जाएगा, क्योंकि ये छोटा वाला है, ये कुछ अपोज कर रहा है। मान लो इससे निकलता 5 एम्पियर और इससे निकलना था कितना 3 एम्पियर, क्योंकि छोटा सेल है, इधर से 5 और इधर से 3, रिजल्ट क्या होगा इधर 2। यहाँ से निकलना था ये 10 के कारण 5 एम्पियर और इसके कारण निकलना था 3 एम्पियर, और ये छोटा वोल्टेज है, तो क्या करेगा ये डोमिनेट करेगा, और करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो होता है जिस डायरेक्शन में हमारा बड़ा वाला सेल लगा होता है। तो यहाँ पे देखो अगर ये ऐसा होता ना, ये भी 10 वोल्ट और ये भी 10 वोल्ट, तो कहीं करंट नहीं जाता है, इससे भी निकलेगा इससे भी निकलेगा, तो कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये होएगा हमारा 20 वोल्ट का और ये 10 वोल्ट का, भाई अब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो करंट तो इसी की डायरेक्शन में फ्लो होगा, पॉजिटिव से निकलता है और इसी की डायरेक्शन में। हाँ छोटा वाला इस करंट की वैल्यू को कम जरूर कर देगा। तो आप बताओ यहाँ पे कि टोटल कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तो ये निकाल जाएगा। सोचो सोचो, अब भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा है B इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, सारी चीजें हम लोगों ने देखी हैं। तो आई नहीं है तो कहीं से तो आई निकालेंगे, तरीके बहुत सारे हैं। आप लोग कहीं आप केवीएल लगा के निकाल सकते हो, अरे इस पॉइंट से चलो यहाँ से यहाँ तक चलो, B इक्वल टू 0 हो जाता है, वहां से आई, अरे I इंटू 2 लिखोगे कि नहीं, और इसमें भी I इंटू 2 लिखोगे, क्योंकि I1 I2 नहीं, इक्वल टू 0 लिखोगे। सर एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा ना सेल्स का, अगर केवीएल चलेंगे हाँ चलो मैं बताता हूँ। सर, तो आई अगर वैसे चलेंगे केवीएल से तो बढ़ना है। हमने इसको A पॉइंट माना, इसको पॉइंट B माना, इसको पॉइंट C और इसको पॉइंट D। इन्हीं को क्यों माना, क्योंकि करंट उधर नहीं जा रहा है। क्वेश्चन में बोला है नल पॉइंट, नल पॉइंट तभी होता है जब इससे करंट 0 पास हो। जब इसमें करंट जा ही नहीं रहा है, तो पूरा करंट तो यही आ रहा होगा, सीधी सी बात है। अगर बच्चा घर से निकला है और कोचिंग जा रहा है, मतलब कहीं और तो गया ही नहीं होगा। आज कहा है मोमोज, सवाल नहीं आ रहा है। हाँ तो देखो करंट यहाँ से निकला और पूरा यहाँ पे चला गया,
अब देखो लूप ए बी सी डी ए, इसमें हम लगा देते हैं केबीएल। चलो लगाते हैं केबीएल को। -10 प्लस 2i देखो हम यहाँ से चलना शुरू करें, सबसे पहले हम किससे टकराए, माइनस से, तो -10। उसके बाद हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम लिख देंगे प्लस आई इंटू 2। उसके बाद हम घूम के ऐसा आए, तो इसमें भी क्या लिख देंगे, आई इंटू 2। अब इधर पे हम टकराए तो क्या हो जाएगा, +6। वापस इस पॉइंट पे पहुंच गए तो हो गया कितना, 0। 10 और 6 हो जाएगा -4, उधर जाएगा तो हो जाएगा 4, और ये दोनों मिलके हो जाएंगे कितने, 4i। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी 4 से 4 कट गया, और ये हो जाएगा कितना, 1 एम्पियर। अब ध्यान से देखते, अगर ये आई की वैल्यू है 1 एम्पियर, यहाँ पे कितना था, 10। देखो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 10 होगा, 10 वोल्ट की बैटरी, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 10। अब जैसे यहाँ निकला 2 ओम का रेजिस्टेंस है, आई इंटू आर लॉस होने वाला है, यानी कि 1 इंटू 2 लॉस हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 10 माइनस 2, कितना बचेगा, 8। यानी यहाँ का वोल्टेज आ गया हमारा 8। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वोल्टेज है कितना, 8। अब करंट इधर गया तो फिर यहाँ पे लॉस होगा, कितना लॉस होगा, वही आई इंटू आर। तो 8 से कितना आ जाएगा, 6। अरे वाह, ये तो वाकई तो नहीं मिला, अपने आप कोई मिल जाएगा, मतलब बिना केवीएल लगाए नहीं निकलेगा। बिना केवीएल लगाए नहीं निकलेगा। इक्विवेलेंट वाले से निकल जाएगा। हाँ इक्विवेलेंट वाले से 50 तरीके हैं यार, यहाँ पे केवीएल जो है सबसे सीधा सिंपल पड़ता है, इसलिए मैंने वो लगा दिया, इससे आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो, इस टर्मिनल पे कितना आ गया वोल्टेज, 8। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के 8 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक के कितना है, 0। अब एक गैल्वेनोमीटर तुम्हारा यहाँ लगा है ना, तो बोलेगा सर यहाँ का 6 क्यों नहीं ले लिए, अरे 6 तो रेजिस्टेंस के इस तरफ है, लेकिन गैल्वेनोमीटर कहाँ जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस के इस तरफ, जहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 8 है, और यहाँ का पोटेंशियल ये भी 0 है और ये भी 0, तो बीच में भी कितना होगा, 0 होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस है 8। अब खेल खेलते हैं हम लोग, इसका डायग्राम हम फिर से बना लेते हैं। नीचे कितना आ गया है, डायग्राम में कौन इधर है, ये हो गए हैं 8, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको वापस से जोड़ देंगे उसके ऊपर वाले सर्किट के साथ, पर ऊपर वाले सर्किट में भी देखो ये झोल है, ये तीनों क्या करेगा, ये भी वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। देखो वायर का दिया होगा कितना, 5। देखो वायर का रेजिस्टेंस है 5 और ये 3 8, तो यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, 20/8, ये कितना हो जाएगा, 2.5, यानी यहाँ से 2.5 एम्पियर पास हो रहा है। तो यहाँ पे ड्रॉप कितना हो जाएगा, 7.5 एम्पियर ड्रॉप हो जाएगा, आई इंटू आर। चला था यहाँ से 20, ये ड्रॉप हो गया, तो यहाँ कितना पहुंचा, 12.5। अगर यहाँ पे 12.5 है और यहाँ पे 8 है, क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, मतलब क्वेश्चन। यहाँ पे देखो 12.5 है और ये 8 वोल्ट का यहाँ पे लगा हुआ है, टोटल 10 मीटर है, ये 8 वोल्ट है, और आपको ये L1 निकालना है। तो देखो 12.5 वोल्ट दिखा रहा है हमको, किसके लिए, 10 मीटर के लिए, और यहाँ पे 8 वोल्ट दिखा रहा है कितने के लिए, L1 के लिए। तो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे 12.5/10 इज इक्वल्स टू 8/L1। जैसे ये करोगे, थोड़ा सा रॉकेट साइंस लगाओगे तो आपको L1 मिल जाएगा। हाँ अच्छा शायद मैंने क्वेश्चन को गलत यहाँ पे छाप दिया होगा, वो 10 मीटर यहाँ भी ऐसे ही किया है। नहीं, ये मैंने खुद से क्या है, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ डायग्राम, बार बार थोड़ी ना बनाऊंगा। पिछले वाले से मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया, तो वो L का L लिखा है।
देखो यहीं से मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर लिया है। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए बनाया था ना E1 L1 L, यहाँ पे ये जो है ना 10 मीटर के लिए आप निश्चिंत रहिए। क्वेश्चन में दिया हुआ था 10 मीटर, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे देखो जैसे दिया हुआ है ना 10 मीटर, लिखा हुआ है कि वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम और डिस्टेंस भी दी है, सॉरी लेंथ भी, ऐसे यहाँ पे भी लेंथ आपको दी हुई है। हो गए? चलो इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करते हैं। इसके बाद देखो कुछ बहुत इजी क्वेश्चन ये सब बनाएंगे, खत्म हो जाएगा ये। सर लिखना क्या क्या एक बता दो। लिखना क्या क्या लिखना एक्चुअली आपको ये दोनों स्लाइड है, पहली वाली ये लिख चुके हैं। उसके बाद पोटेंशियोमीटर का ये डेफिनेशन है, उसके बाद इसके 3-4 हम एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, तो हर एप्लीकेशन के पहले कुछ ना कुछ लिखना है, तो वो मैं घर जाके भेज दूँ। टोटल हम लोगों को कितनी 4 एप्लीकेशन पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहली एप्लीकेशन कौन सी थी यहाँ पे, पहले वाले क्वेश्चन ये देखिए ये सबसे पहली एप्लीकेशन है कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू टायर्स। तो मैं इसके बारे में थोड़ा थ्योरी लिख दूंगा। पहले चिल्लर है वो, उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, वो उतना काम को वोल्टमीटर भी कर देता है। इसके मेन काम जो है उसको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो इसके पहले थ्योरी तो मैं पीडीएफ शेयर कर दे रहा हूँ, इसको आप लोग पेयर में नोट करते हैं क्या? क्वेश्चन को घर जाके एक बार ना सॉल्व किया करो। देखो अगर अच्छे मार्क्स पाना है ना, तो उसके लिए तैयारी आप 4 दिन पहले से नहीं कर, तैयारी शुरू से ही की जाए। और जो बच्चा आज से प्रिपेयर कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो, कैसे बीट कर पाओगे? इसलिए तो बीट करना है तो आपको भी आज से करनी है, कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो। हार्डवर्क जो होता है वो हमेशा टैलेंट के पीछे कर देता है, इसलिए शुरू से करना है। सारे क्वेश्चन घर जाके नोट करो, एक बार फिर से बनाओ। नहीं समझ में आया तो पीडीएफ ओपन करके देखो, फिर भी नहीं समझ में आया मुझे व्हाट्सएप करो, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो सेकंड वाला पेज लिखना है, फिर आपको जो लिखोगे वो लिखना है, फिर उसका तीन। हाँ तो ये मैं उसमें ना पूरा अरेंज करके भेजूँ, ठीक है। उसमें ना बस ये सब लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो आप उसमें कंपेयर कर लेना। उसमें ये लिखा रहेगा कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, से डायग्राम बना होगा, और उसके बाद पूरी थ्योरी लिखते हैं। चलिए तो कंजम्पशन हाँ मतलब डिवीजन करा हाँ इसे नहीं आता ना, इसलिए तो बैठ जाऊंगा।